नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और आज हम ज्योग्राफी की दूसरी क्लास देखने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पहला चैप्टर देख रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो हमारे दृष्टिकोण थे, जिसमें हमारा भू केंद्रित दृष्टिकोण था, भू केंद्रित दृष्टिकोण, और दूसरा हमारा था सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण। इन दो दृष्टिकोणों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो हमारी सबसे बड़ी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, या जिसी को बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आकाशगंगा किसे कहते हैं और हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे उनकी मृत्यु होती है, तारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने नक्षत्र मंडल या तारा मंडल, ये वाला टॉपिक देखा था। तो ये सारे टॉपिक हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जो ग्रह है, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। और इसके बाद ग्रह पे जो हमारा स्थल मंडल है वो कैसे बना। ग्रह का जो स्थल मंडल है, ग्रह का स्थल मंडल मतलब पृथ्वी। ग्रह में हम लोग क्या देखेंगे कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, ग्रह का निर्माण। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी के उद्भव में पृथ्वी का स्थल मंडल ये कैसे बना, और पृथ्वी का वायुमंडल, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सौर मंडल। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, सौर मंडल। तो ये टॉपिक हम लोग आज देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रह का निर्माण। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो क्लास है, ये जो हमारे साथी यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पेट, और जो अदर वनडे एग्जाम है जिसमें जीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है, और जीएस में जियोग्राफी जरूर पूछा जाता है। और लगभग किसी भी कंपटीशन में जब जीएस का पोर्शन आता है तो उसमें से लगभग 15 से 20% जियोग्राफी तो कंपलसरी रहता ही रहता है। तो इसी के अंतर्गत ये जो जियोग्राफी क्लास है, वे छात्र या वे साथी हमारे जो है देख सकते हैं जिनको भी जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट तैयारी करनी है। और हमने पहले ही बताया था कि ये जो क्लास होगी इसमें एनसीईआरटी और जो हमारी एडवांस जियोग्राफी है उन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। तो जिन्हें बेसिक जियोग्राफी पढ़नी है, एनसीईआरटी जो हमारे 11th-12th की है, वो छात्र भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सुझाव है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए। चलिए, हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा ग्रह का निर्माण। पहला हमारा टॉपिक क्या है कि ग्रहों का उद्भव कैसे हुआ या ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण। अब देखिए, ग्रहों के निर्माण में हम लोग 3 अवस्थाओं को देख सकते हैं कि ग्रह का जो निर्माण हुआ वो मुख्यतः 3 अवस्थाओं में हुआ। ग्रहों का निर्माण मुख्यतः 3 अवस्थाओं में हुआ। पहली अवस्था में क्या हुआ कि जो हमारे गैसों के झुंड थे, जो गैस और धूल कण के झुंड थे, वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे क्रोट का निर्माण करते हैं। जो हमारे गैसों के झुंड थे वो क्या करते हैं, वो एक क्रोट का निर्माण करते हैं, और इसी गैसीय क्रोट के चारों तरफ गैस और धूल कण जो है वो एक तस्तरी नुमा आकृति में चक्कर लगाते हैं या घूमते रहते हैं। इससे जो है ये जो हमारे क्रोट और इसके चारों ओर जो गैस या धूल कण की घूमती हुई तस्तरी है, अगले चरण में क्या होता है, अगली अवस्था में क्या होता है, ये छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ससंजन बल द्वारा, कौन सा बल होता है, ससंजन बल द्वारा ये क्या होते हैं, छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित होते हैं। और छोटे गोले विकसित होने के पश्चात अब ये छोटे गोले धीरे धीरे मिलकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक बड़े
गोले का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रहाणु। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रहाणु। ये ग्रहाणु अगली अवस्था में क्या होता है कि यही हमारे कुछ ग्रहाणु जो है मिलकर, जो हमारे कुछ ग्रहाणु हैं, ये मिलकर जो है एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, और यही पिंड हमारा क्या बनता है? अंततः ये हमारा ग्रह बनता है। तो इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हम मुख्यतः 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले गैसों के जो है, गैसों से एक क्रोड का निर्माण होता है जिसके चारों ओर धूल गैस कण विकसित होते हैं, और फिर ससंजन बल द्वारा ये छोटे गोले के रूप में परिवर्तित होते हैं। फिर छोटे गोले मिलकर ग्रहाणु का निर्माण करते हैं, और कई ग्रहाणु मिलकर जो है एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ग्रह की उत्पत्ति या ग्रह का उद्भव देखने को मिलता है। ग्रह के उद्भव में पृथ्वी भी जो है वह भी बनती है। तो अगले चरण में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का उद्भव जब हुआ तो उस पर जो है स्थल मंडल और जलमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, वो कैसे बना। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का उद्भव। अगला टॉपिक हमारा क्या है? पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी के उद्भव में देखिए क्या है कि जब ग्रह का निर्माण हुआ तो हमने बताया कि जो ग्रहाणु है ये जब मिलते हैं, जब ग्रहाणु मिलते हैं तो इससे ग्रह का निर्माण हुआ, और इसी ग्रह के निर्माण में जब पृथ्वी बन रही थी, अर्थात जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, तो ग्रहाणुओं के मिलने से इसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, और इस ऊष्मा के कारण जो है पृथ्वी का ताप जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। पृथ्वी का ताप बढ़ने के कारण उस समय पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो पृथ्वी थी वो आंशिक रूप से द्रव अवस्था में थी। आंशिक रूप से किस अवस्था में? आंशिक रूप से द्रव अवस्था में थी, जिसके कारण से हम जानते हैं कि जब अलग अलग घनत्व वाले द्रव को हम मिलाते हैं तो वे जो हैं अलग अलग परतों में विभाजित हो जाते हैं। अर्थात अलग अलग घनत्व वाले अगर हम द्रव को मिलाएं तो वो क्या होते हैं? अपने अलग अलग घनत्व के रूप में विभाजित हो जाते हैं। इसी तरीके से जब पृथ्वी जो है आंशिक रूप से द्रव अवस्था में आई तो इसमें जो है अलग अलग परतों का विकास हुआ घनत्व के अंतर के कारण। किसके कारण? घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग परतों का विकास हुआ। इस क्रिया को हम बोलते हैं विभेदन। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विभेदन। जिसमें पृथ्वी जो है घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग परतों में विभाजित हो गई, ये हमारा क्या कहलाता है? विभेदन। विभेदन की प्रक्रिया जो है एक बार न होकर 2 बार होती है। दूसरी प्रक्रिया विभेदन की तब होती है जब चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? चंद्रमा की उत्पत्ति, अर्थात जब पृथ्वी से अन्य पिंड टकराते हैं, कोई दूसरा पिंड टकराता है तो चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। इस दौरान पृथ्वी का जो तापमान है वो फिर से बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान क्या होता है? फिर से बढ़ता है, और पृथ्वी फिर से जो है आंशिक रूप से द्रव अवस्था में आ जाती है। ये जो हमारी कहलाती है, हमारी विभेदन की दूसरी प्रक्रिया कहलाती है। ये हमारी क्या है? विभेदन की दूसरी प्रक्रिया है। इस दौरान जो है पृथ्वी जो है वो अलग अलग परतों में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण हमें वर्तमान में पृथ्वी में 3 परतें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे अंदर हमारा क्रोड या कोर देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरी परत हमारी जो है वो मेंटल देखने को मिलती है, और सबसे बाहरी परत जिसे हम बोलते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी या इसी को हम बोलते हैं क्रस्ट। तो इस तरीके से पृथ्वी पर हमारा स्थल मंडल का विकास होता है। तो यहाँ तक ठीक है। जो हमारे ग्रहाणु है वो क्या हो गए? मिलकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। ग्रहों में पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण उसका ताप बढ़ता है, और पृथ्वी जो है वो आंशिक रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो घनत्व के अंतर के कारण ये अलग अलग परतों में विभाजित हो जाती है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं। और विभेदन की प्रक्रिया दोबारा तब होती है जब चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। उस समय भी पृथ्वी क्या होती है? द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। और दूसरी विभेदन की प्रक्रिया में पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों में विभाजित होती है, जिसमें से हमारा सबसे अंदर का जो भाग है वो हमारा कोर कहलाता है, दूसरा मेंटल, और तीसरी हमारी भूपर्पटी, जिसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। और दूसरा जो हमारा स्थल मंडल का विकास होता है, स्थल मंडल का तो हमने देख लिया। दूसरा जब हमारा पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास होता है, पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास होता है तो वो कैसे होता है देखते हैं। प्रारंभ में क्या था कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल था उसमें सामान्यतः हाइड्रोजन और हीलियम
कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसें हमें देखने को मिलती हैं। और ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं था, ये सभी ग्रहों पर था। लेकिन वे ग्रह जो कि सूर्य के नज़दीक थे, वे ग्रह जो कि सूर्य के नज़दीक थे, जैसे कौन कौन से ग्रह? बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये जो थे ये हमारे सूर्य के नज़दीक ग्रह थे। इसके बाद हमारा आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। तो ये जो हमारे 4 ग्रह थे इन्हें हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। इन्हें क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। तो सूर्य के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन चारों ग्रहों पे जो हमारे पार्थिव ग्रह थे, इनके वायुमंडल से हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये समाप्त हो जाता है, या इनका जो होता है कि सौर पवन के कारण ये जो है पृथ्वी से दूर हो जाते हैं। तो सभी पार्थिव ग्रह से हाइड्रोजन और हीलियम ये जो है इनके वायुमंडल से दूर हो जाते हैं। तो पहली अवस्था में हम पृथ्वी में ये देखते हैं, तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल का अगर हम देखें कि जो विकास होता है उसमें भी मुख्यतः 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली अवस्था में हमने क्या बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है इसका जो है क्या होता है? ह्रास होता है, अर्थात ये क्या होते हैं? सौर पवनों के कारण पृथ्वी से दूर हो जाते हैं। दूसरी अवस्था में चूंकि जब पृथ्वी हमारी बनी तो वो काफ़ी गर्म थी, गर्म होने के पश्चात धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हुई। और जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी से अंदर से बहुत सारे जलवाष्प और गैसें बाहर आई, जिसके कारण उस समय पृथ्वी पर जो है हमें जलवाष्प, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस देखने को मिली? जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया, ये गैसें जो है हमें दूसरे चरण में देखने को मिलती हैं। पहली अवस्था में क्या था कि हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हुआ? ह्रास हुआ, ये जो है सौर पवनों के कारण दूर हो गई। दूसरी अवस्था में क्या होता है वायुमंडल में कि पृथ्वी जब गर्म से ठंडी होती है तो इससे जलवाष्प और गैसें जो है उत्सर्जित होती हैं, और वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया की अधिकता होती है। फिर तीसरे चरण में क्या होता है कि पृथ्वी चूंकि बहुत ही गर्म थी तो अंदर से लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वो बढ़ रही थी, और जलवाष्प की मात्रा जब बढ़ रही थी तो धीरे धीरे इसमें संघनन की क्रिया हुई। और हम जानते हैं कि संघनन के पश्चात जो है वर्षा होती है, तो वर्षा के साथ जो CO2 थी वो घुलकर जो है पृथ्वी में चली गई, और इस तरीके से CO2 की मात्रा जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। जब लगातार वर्षा हुई, लगातार संघनन हुआ, लगातार वर्षा हुई, और जलवाष्प की मात्रा चूंकि लगातार उत्पन्न हो रही थी, लगातार संघनन हो रहा था, वर्षा हो रही थी, और वर्षा के साथ CO2 घुल रही थी, तो इसके कारण जो है जो पृथ्वी थी उसके गड्ढों में जो है वो लगातार क्या हो रहा था? पानी भर रहा था। और इसी पानी भरने के कारण जो है महासागर का निर्माण होता है। महासागर का निर्माण होता है, उसके पश्चात धीरे धीरे कुछ वर्षों के पश्चात लगभग 250-300 करोड़ साल पहले महासागरों में जो है वो हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। और इसके पश्चात वह जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें हमें ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, अर्थात महासागर बनते हैं। जो वर्षा होती है, वर्षा के पश्चात पृथ्वी पर महासागर बनते हैं, फिर महासागरों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जीवन की उत्पत्ति होती है, और फिर वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। और धीरे धीरे लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व, 200 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन हमें देखने को मिलती है, अर्थात पृथ्वी जो है वो पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन से भर जाती है। तो इस तरीके से पृथ्वी का उद्भव होता है, पृथ्वी का स्थलमंडल और वायुमंडल का निर्माण होता है, और फिर इसके पश्चात जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये था हमारा पृथ्वी, ग्रह कैसे बनते हैं और पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सौरमंडल। ब्रह्मांड में जो है बहुत सारी हमारी ग्रह प्रणालियां हैं। इसमें से हमारा एक ग्रह प्रणाली है वो हमारा कौन सा है? सौर मंडल। ग्रह प्रणाली का मतलब है ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह प्रणालियां हैं उसमें सेंटर में एक तारा होता है। सेंटर में क्या होगा? एक तारा होगा, और अन्य पिंड जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
तो इसी तरीके से हमारे सौरमंडल में जो सेंटर में है, केंद्र में है, तो केंद्र में एक तारा है जिसे हम बोलते हैं सूर्य, और अन्य पिंड जो हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और अन्य पिंड के अंतर्गत जो आते हैं उसमें से हमारा ग्रह है, ग्रहों की संख्या कितनी है 8, और इसमें हमारे उपग्रह भी आते हैं जैसे चंद्रमा, इसके अतिरिक्त हमारा जो बौने ग्रह, इसके अतिरिक्त बौने ग्रह, और फिर हमारा क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। ऐसे ही अन्य पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारा जो समूह होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सौर मंडल कहलाता है। ठीक, तो ये हमारे क्या है, ग्रह प्रणालियाँ, अर्थात सेंटर में क्या होगा, एक तारा होगा, बीच में हमारा एक केंद्र में हमारा तारा होगा, और अन्य पिंड जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सौर मंडल में जो सेंटर में तारा है उसे हम कहते हैं सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जो है अन्य पिंड जिसमें ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या अन्य पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसमें से हम जो है इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सूर्य पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में, फिर ग्रह पढ़ेंगे जो हमारे 8 ग्रह हैं, फिर उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य क्या है, हमने बताया कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि तारा जो है वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। तो इसी तरीके से सूर्य भी हमारा किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से, अर्थात हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है और जिसके साथ ही बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे प्रकाश भी उत्पन्न होता है। सूर्य का अगर हम आकार देखें तो लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, अर्थात इसका जो व्यास है वो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य की आयु लगभग माना जाता है कि यह लगभग 5 अरब वर्ष पुराना है, या क्या है, 5 अरब वर्ष पुराना है। सूर्य का जो केंद्र का तापमान होता है, केंद्र या अर्थात कोर का जो तापमान है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि जैसे जैसे हम बाहरी सतह पर आते हैं, बाहरी सतह का तापमान कम होता है और बाहरी सतह पर लगभग हमें 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा सूर्य के बारे में। सूर्य में जो है अलग अलग परतें हमें देखने को मिलती हैं। सूर्य क्या है, विभिन्न परतों से मिलकर बना होता है। अगर हम सूर्य की परतों को विभाजित करें, सूर्य की परतें, अगर हम सूर्य की परतों को विभाजित करें तो हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारा होता है आंतरिक परत, एक हमारी क्या है, आंतरिक परत, आंतरिक परत, और दूसरी हमारी है बाह्य परत। सूर्य की परतों को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, आंतरिक परत और बाह्य परत। आंतरिक परत में क्या आ जाता है, आंतरिक परत में आता है क्रोड या कोर। इसी आंतरिक परत में हमारा एक क्षेत्र है विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र, और तीसरा हमारा आ जाता है संवहन क्षेत्र। तीसरा हमारा क्या आ जाता है, संवहन क्षेत्र। ये हमारे क्या है, सूर्य के आंतरिक परतें हैं। बाह्य परत में हमारा आ जाता है प्रकाश मंडल। बाह्य परत में क्या आ जाता है, प्रकाश मंडल, जिसे हम बोलते हैं फोटो स्फीयर। दूसरा हमारा आ जाता है वर्णमंडल। दूसरी परत हमारी क्या है, वर्णमंडल, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। तीसरा हमारा संक्रमण क्षेत्र, तीसरा हमारा क्या है, संक्रमण क्षेत्र। और चौथा हमारा किरीट, या इसी को हम बोलते हैं कोरोना, किरीट या कोरोना। सर्वाधिक तापमान जो है, इसका तापमान जो है ज़्यादा होता है, किरीट या कोरोना। तो सूर्य की जो परतें हैं उसमें मुख्यतः हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक हमारी आंतरिक परत, दूसरी बाह्य परत। आंतरिक परत में मुख्यतः 3 परतें हैं, क्रोड या कोर हैं, विकिरण क्षेत्र हैं, संवहन क्षेत्र हैं, और बाह्य परत में हमारा प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, संक्रमण क्षेत्र और किरीट या कोरोना। अगर हम देखें कि जो हमारा क्रोड या कोर है, क्रोड या जो हमारी कोर वाली परत है, क्रोड या कोर वाली परत है, यह सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। ये क्या है, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग, ये हमारा सबसे
आंतरिक भाग है। इसमें जो है हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है, जिसके कारण से यहाँ पे सर्वाधिक तापमान होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का जो केंद्र है, जो कोर है, वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इसलिए यहाँ पे जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है। ये सबसे सूर्य का सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो हमारा होता है विकिरण मंडल। दूसरा पार्ट जो हमारा है वो क्या होता है? विकिरण मंडल। विकिरण मंडल अर्थात क्रोड के बाद वाला जो परत है, इसे हम क्या बोलते हैं? विकिरण मंडल बोलते हैं। यह जो है, जो हमारा क्रोड है और इसके बाहर एक हमारा जो संवहन क्षेत्र उसके बीच में पाया जाता है। इसमें ऊर्जा जो है वो विकिरण के माध्यम से गमन करती है। ऊर्जा जो है वो किस माध्यम से गमन करती है? विकिरण के माध्यम से गमन करती है। ऊर्जा जो है वो किस माध्यम से गमन करती है? विकिरण के माध्यम से गमन करती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं विकिरण मंडल। और इसमें जो प्रकाश जाता है वो किस रूप में जाता है? फोटान के रूप में। अर्थात फोटान जो है, फोटान के रूप में जो है जो प्रकाश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग 2 से 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा मंडल आता है वो हमारा है संवहन मंडल। संवहन मंडल, संवहन मंडल अर्थात विकिरण क्षेत्र के बाद का जो मंडल है, यहाँ पे विकिरण क्षेत्र के बाद जो हमारा मंडल आता है वो हमारा कौन सा मंडल है? वो हमारा संवहन मंडल है। संवहन मंडल में जो ऊर्जा गमन करती है वो संवहन की प्रक्रिया द्वारा गमन करती है। संवहन की प्रक्रिया द्वारा गमन करती है। यहाँ का जो तापमान होता है लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में हमें जो है प्लाज्मा अर्थात जो आयनीकृत गैसें हैं, जो हमारी आयनीकृत गैसें हैं, आयनीकृत गैसें हाइड्रोजन और हीलियम इतनी गर्म हो जाती हैं कि ये हवा की तरह जो है बाहर या फोटोस्फीयर की भांति बाहर की ओर उठती हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये किसमें होता है? संवहन मंडल में। संवहन मंडल में क्या होती है? जो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? आयनीकृत जो गैसें हाइड्रोजन और हीलियम, ये हवा की तरह जो है ऊपर की ओर उठती हैं। ये हमारा किसमें होता है? ये हमारा संवहन मंडल में होता है। तो ये हमारी क्या हो गई? 3 परतें जो हमारी आंतरिक परत है। इसके बाद बाह्य परतों में जो हमारी अगली परत आती है, जो संवहन मंडल के बाद आता है, वो हमारा आता है प्रकाश मंडल। अगली परत कौन है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। ये हमारा सूर्य का जो ऊपरी सतह दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। यहाँ पे प्रकाश की किरणों का विकिरण होता है। यहाँ का तापमान लगभग 6200 से 3700 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। प्रकाश मंडल के बाद अगला जो हमारा मंडल आता है वो वर्णमंडल। वर्णमंडल, वर्णमंडल का जो तापमान है वो लगभग 3700 से 7700 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात यहाँ का जो हमारा वर्णमंडल है, यहाँ का तापमान लगभग कितना होता है? लगभग 3700 से 7700 डिग्री सेल्सियस के बीच बदलता है। और इसके बाद वर्णमंडल और कोरोना के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जो हमारा किरीट है या कोरोना है। वर्णमंडल और किरीट या कोरोना के बीच हमारा एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन रीजन। इसमें तापमान की अचानक वृद्धि होती है। इसमें तापमान क्या होता है? अचानक से बढ़ जाता है। तापमान 7700 डिग्री सेल्सियस से लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस, 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो जो हमारा संक्रमण क्षेत्र है, जो कि वर्णमंडल के बाद आता है, उसमें जो तापमान है वो 7700 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक बढ़ जाता है? लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और इसके बाद सबसे अंत में हमारा जो आता है वो हमारा कोरोना आता है। कोरोना वाला क्षेत्र या किरीट वाला क्षेत्र, यहाँ का जो तापमान है वो लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस। कोरोना को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय कोरोना या किरीट को हम देखा जा सकता है। तो कोरोना का तापमान कितना है? लगभग 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सूर्य है और सूर्य में अलग अलग परतें पाई जाती हैं, जिसमें आंतरिक परतें हमारी 3 होती हैं, कोर या क्रोड, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। और 4 हमारी बाह्य परतें होती हैं, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, संक्रमण क्षेत्र और कोरोना। अब सूर्य के जो हैं, सूर्य से संबंधित कुछ अवधारणाएं भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सूर्य से संबंधित कुछ अवधारणाएं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है सौर कलंक।
एग्जाम में पूछा गया है कि सौर कलंक क्या है? सन स्पॉट। सन स्पॉट ये क्या है? सौर कलंक क्या होते हैं कि सूर्य की सतह पर कुछ ऐसे काले धब्बे होते हैं जिसका जो तापमान होता है वो अपने आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सौर कलंक क्या है कि सूर्य पर जो सूर्य का तापमान जो सतह है उसका तापमान क्या है? बहुत अधिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे काले धब्बे होते हैं जिसका जो तापमान होता है वो आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। और ये परमानेंट नहीं होते, ये हमारे अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और ये जो उत्पन्न होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण होते हैं। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य के भीतर से जो ऊष्मा निकलती है वो कुछ स्थानों पर रुक जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती, जिस कारण से वहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये सौर कलंक का जो चक्र होता है वो एक पूरा चक्र जो है वो 22 वर्ष का होता है। सौर कलंक का एक जो पूरा चक्र होता है वो कितना होता है? एक पूरा चक्र कितने वर्ष का होता है? वो 22 वर्ष का होता है। प्रत्येक सौर कलंक में जब संख्या इसकी बढ़ती है, सौर कलंकों की संख्या जब बढ़ती है तो हमें जब सौर कलंक की संख्या बढ़ती है तो हमें पृथ्वी पर जो है वो चुंबकीय झंझावात या चुंबकीय आंधियां देखने को मिलती हैं। पृथ्वी पर क्या देखने को मिलती हैं? मैग्नेटिक स्टॉर्म, चुंबकीय आंधियां देखने को मिलती हैं। किसके कारण से? सौर कलंकों की संख्या बढ़ने के कारण। किसके कारण? सौर कलंकों की संख्या बढ़ने के कारण। इसके बाद दूसरा टर्म हमारा आता है सौर पौने। दूसरा टर्म हमारा क्या आता है? सौर पौने क्या है? सौर पौने, सौर पौने क्या है? सूर्य के कोरोना से बाहर निकलने वाली जो प्लाज्मा की धाराएं होती हैं, हमने बताया कि सूर्य में सबसे बाहरी परत क्या है? कोरोना। कोरोना से जो बाहर निकलने वाली जो प्लाज्मा की धाराएं हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सौर पौने। ये क्या होती हैं? जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, जब ये सूर्य की जो बाहरी सतह है इतनी अधिक गर्म हो जाती है कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है इसको बांधे नहीं रख पाता, और ये इसकी जो धाराएं हैं वो क्या होती हैं? सूर्य से बाहर की ओर निकलती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सौर पौने बोलते हैं। ये लगभग आर्य रूप में होती हैं, ऐसे ऐसे। इसी को हम क्या बोलते हैं? सौर पौने बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? सोलर विंड, अर्थात सूर्य पर जो चलने वाली हवाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के बाहरी सतह पर जो धाराएं निकलती हैं प्लाज्मा की, उसी को हम क्या बोलते हैं? सौर पौने बोलते हैं। इसके बाद अगला एक टर्म आता है सौर चक्र। सौर चक्र, सोलर साइकिल। सोलर साइकिल क्या है? जो सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है, सूर्य में भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। सूर्य का अपना भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रत्येक 11 वर्ष में अपनी दिशा बदलता है, अर्थात प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य का जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है वो आपस में अपनी स्थिति को बदल देते हैं। इसी को हम बोलते हैं सौर चक्र। और ये प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? 11 वर्ष में। हमने क्या बताया कि प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरीके से बदल जाता है। बदलने का मतलब है कि सूर्य का जो उत्तरी ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल है, वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक सौर चक्र बोलते हैं। और ये कितने वर्ष का होता है? 11 वर्ष। एग्जाम में पूछा गया है कि एक सौर चक्र कितने वर्ष का होता है? तो 11 वर्ष का होता है। ध्यान रखेंगे कि सौर कलंक चक्र कितने वर्ष का होता है? सौर कलंक चक्र 22 वर्ष का होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि सौर कलंक चक्र कितने वर्ष का होता है? 22 वर्ष होता है। जबकि जो सौर चक्र है वो कितने वर्ष का होता है? 11 वर्ष का होता है। तो 11 वर्ष में सौर कलंक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उत्तरी ध्रुव हमारा दक्षिणी ध्रुव पर आ जाता है और दक्षिणी ध्रुव हमारा उत्तरी ध्रुव पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अंत में आती है हमारी सौर लपटें। सौर लपटें, या जिसे हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, अर्थात ये सूर्य पर होने वाले अचानक विस्फोट होते हैं। क्या होते हैं? सूर्य की सतह पर जब अचानक विस्फोट होते हैं, जो प्रचंड विस्फोट होते हैं, इस विस्फोट के पश्चात जो है सूर्य की सतह से जो है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अचानक मुक्त होती है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जब सूर्य की जो लपटें हैं वो क्या है कि जब सूर्य की सतह पर अचानक विस्फोट होते हैं तो जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है वो मुक्त होती है, और मुक्त होने के पश्चात जो सौर लपटों के रूप में ये बाहर की ओर उत्सर्जित होती हैं, और यही लपटें
जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आती हैं तो हमें अरोरा देखने को मिलते हैं। यही जो हमारी जो सौर लपटें हैं, जिसे हम बोलते हैं इन्हीं सौर लपटों के साथ क्या निकलता है हमारा CME, इसे हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन अर्थात जो है इसका जो सूर्य की सतह है वहां से बड़ी मात्रा में जो है जब प्रचंड विस्फोट होता है तो इसी चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है सौर लपटें भी निकलती हैं, सौर ज्वालाएं निकलती हैं और ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में निकलती हैं। और जब यही विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में सौर लपटें निकलती हैं तो ये हमारा जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आता है तो हमें अरोरा देखने को मिलती है, अरोरा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अरोरा की घटनाएं पृथ्वी पर हमें दो स्थानों पर देखने को मिलती हैं, एक हमारा होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। अगर अरोरा की घटनाएं जब उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलती हैं तो इसे हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? अरोरा, इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख लें, इसे हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। और जब यही घटनाएं हमें दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलती हैं जिसे हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक, तो याद रखेंगे कि जब सौर ज्वालाएं जो हैं, हमने क्या बताया कि सौर ज्वालाओं के साथ जो हमारे CME निकलती है, कोरोनल मास इजेक्शन निकलती है, ये जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में टकराती हैं तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के समीप हमें क्या देखने को मिलता है? अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। और साउथ पोल में हमें क्या देखने को मिलता है? साउथ पोल में हमें अरोरा ऑस्ट्रालिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कि सूर्य से संबंधित कुछ अवधारणाएं थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सौर कलंक क्या है, सौर कलंक क्या है, इसके बाद सौर पौने क्या है, फिर हमने देखा कि सौर लपटें क्या है, फिर हमारा आया कि सौर ज्वालाएं में जो हमारा अरोरा है, अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस और सौर चक्र। तो ये हमारे थे सूर्य वाले टॉपिक। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि सूर्य के बाद जो ग्रह हैं, 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चंद्रमा, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दें। धन्यवाद।